हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसके लिए जो समय अवधि दी गई थी वह भी पूरी हो चुकी है। तो आज 14 सितंबर को हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसीलिए पहले नहीं किया गया था क्योंकि आपको 13 तक का समय दिया गया था ऐसे करने के लिए। तो हम इसके आंसर्स शुरू करते हैं। ये क्लास 12 का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है और बहुत सारे वीडियोस अपलोड शायद किए गए हैं, परंतु उनमें बहुत में उत्तर गलत हैं। तो आप प्लीज़ गलत उत्तर मत जांचिएगा, गलत उत्तर मत याद कीजिएगा जब भी आप इसको दोहराते हैं, क्योंकि आगे की परीक्षाओं के लिए भी यह प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यह रिक्वेस्ट है, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। आप प्लीज़ गलत आंसर्स मत मार्क कीजिएगा, ना ही याद कीजिएगा। इस वीडियो में आपको 100% गारंटीड एकदम सही आंसर्स ही मिलेंगे। अ फॉर्मल रिप्लाई इज़ रिटन इन। फॉर्मल रिप्लाई को हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इसका आंसर है ए। बहुत सारे वीडियोस में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ उनके साथ मत जाइए। इसका आंसर थर्ड पर्सन है। An informal reply is written in first person, second person, third person और third and second person। तो इसमें हम इन दोनों का ही प्रयोग करते हैं। Third and second person both are used. What should not be included in formal invitation reply? ये बहुत ही confusing question था और बहुत सारे वीडियोज़ में इसका गलत आंसर है। So do go for it और आप इसी आंसर के साथ स्टिक कीजिएगा। इसका कारण भी मैं आपको समझाऊंगी अभी। What should not be included in formal invitation reply? Day and date, तारीख और जो है दिनांक, तारीख और जो दिन है वह मेंशन नहीं होता। वेन्यू यानी कि जहाँ पे प्रोग्राम है वो, नेम एंड डेजिग्नेशन, नाम और पद मेंशन नहीं होता है। सैल्यूटेशन टू द रिसिपेंट, जो रिसीव कर रहा है उसे हम सैल्यूटेशन नहीं देते हैं। तो इसका उत्तर डी है। इसमें सैल्यूटेशन जो है वह शामिल नहीं किया जाता है। अब बहुत सारे वीडियोस में इसका आंसर आपको सी बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और इसका कारण मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। अगला प्रश्न देखते हैं। वाई डिड साहिब्स फैमिली माइग्रेट टू इंडिया? साहिब की फैमिली इंडिया क्यों आ गई थी? उनके पास पैसा नहीं था, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी, स्वीपिंग ऑफ होम्स एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स। तो बहुत सारे कारण थे। अनएम्प्लॉयमेंट भी था, उनके पास पैसे नहीं थे, परंतु क्योंकि यहाँ पे हमें ऑल ऑफ दीज वगैरह कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर डी है प्रॉपर, क्योंकि उनके घर जो है वो बाढ़ में बह गए थे, उनके खेत भी ख़त्म हो गए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। द रैग पिकर्स रिमेन shoeless, without education, with tattered clothes, all of these। तो इसका सही जो उत्तर है वो है all of these। उनके पास ना जूते होते हैं, ना शिक्षा होती है और उनके कपड़े भी tattered। tattered का अर्थ होता है फटे हुए। Garbage to them is gold, wrapped in wonder, both A and B and none। तो इसका आंसर सी है। उनके लिए एक सोना था और उनके लिए वंडर था कि कब हमें क्या चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। उनकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती थी उस कचरे में। साहिब वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट। साहिब खुश नहीं थे वहाँ पे काम करते हुए। कहाँ पे वो काम कर रहा था? द हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर पे। टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पे। द फील्ड्स, खेतों में। नोवेयर, कहीं पे भी नहीं। तो वह एक टी स्टॉल पे काम करता था और वहाँ पे वह खुश नहीं था। वॉट फोर्सेज द चिल्ड्रेन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? क्या कारण था कि बच्चे शोषण वाला जीवन जीने को मजबूर थे? ग्रीड, उनका लालच। एक्सट्रीम पॉवर्टी, उनकी गरीबी। पियर्स, पियर्स होते हैं हमारे संगी साथी, वो फोर्स करते थे उनको। पेरेंट्स यानी कि माँ बाप। तो उनकी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, पॉवर्टी मतलब गरीबी थी, उस कारण से वह यह काम करते थे और शोषण उनका होता था। What do the boys appear like to the author in the story? बॉयज़ उन्हें किस तरीके से दिखते थे स्टोरी में लेखिका को? तो वह उन्हें मॉर्निंग बर्ड्स की तरह से दिखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हु एम्प्लॉयज़ लोकल फैमिलीज़ ऑफ फिरोज़ाबाद? फिरोज़ाबाद की जो लोकल फैमिलीज़ थी उन्हें काम पे कौन लगाता था? ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, मर्चेंट्स, व्यापारी, पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ। द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, तो जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है वह मुख्यतः उन्हें काम पर लगाया करती थी, वही वहाँ का मुख्य काम था। आई नो नथिंग एक्सेप्ट
Bengals, who said these words? फ़िरोज़ाबाद के जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं वे केवल कांच का ही काम करना जानते हैं। हालांकि वह इनसे इनकी आंखों की दृष्टि भी चली जाती है, परंतु वो दूसरा काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं आता। तो यह एक एन ओल्ड मैन यह काम जो है बात बोलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? ग्लास इंडस्ट्री में बच्चों की जो कार्य करने की स्थितियां हैं वो ख़राब क्यों हो जाती हैं? हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान होता है वहाँ पे। डार्क डिंजी सेल्स, डार्क होता है अंधेरे से पूर्ण, और डिंजी होता है घुटन भरा, क्योंकि हवा वहाँ पे क्रॉस नहीं होती है। डेजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट्स, वेल्डिंग लाइट्स की जो चमक आंखों में पड़ती है वह भी उनके लिए नुकसानदायक थी। ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का बच्चों पर, लोगों पर बहुत अधिक नुकसान होता था। What compels the workers in Bengal industry of Firozabad to poverty? वो गरीब क्यों थे? कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, उनकी जातिवाद और जो एंसेस्ट्रल यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चला आ रहा था, इस कारण से। कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, वो कर्म थ्योरी में विश्वास करते थे, मेरा तो भाग्य ही यही है, मेरा तो कर्म ही यही है। ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, जो नौकरशाह थे और वहाँ पे राजनीतिज्ञ थे वो चाहते ही नहीं थे इन लोगों की प्रगति हो, क्योंकि वो उनका काम करते थे। ऑल ऑफ दीज, तो इसका उत्तर ऑल ऑफ दीज है। लोगों की खुद की सोच कि मैं शायद इसी काम के लिए पैदा हुआ हूँ, और जो ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिज्ञ जो उनके उत्थान के लिए कार्य कर सकते थे उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया था। व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम? यहाँ से हमारे पाठ में दूसरे बच्चे की कहानी शुरू होती है। मुकेश का सपना क्या था? तो मुकेश वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। What did the man from उड़ीपी pray for when he was young? जो उड़ीपी का व्यक्ति था वह किस बात की प्रार्थना करता था? A pair of trousers, trousers होते हैं पैंट्स। A pair of shoes, जूते के लिए वह कुछ प्रार्थना करता था। दोस्तों के लिए a few friends and opportunity to study, वह पढ़ना चाहता था, तो वह a pair of shoes के लिए प्रार्थना करता था। वह सोचता था काश मुझे एक जूते जोड़ी मिल जाए। अगला प्रश्न देखेंगे। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव परमिट्स, पासपोर्ट्स, राशन कार्ड्स एंड लाइसेंसेस, तो उनके पास राशन कार्ड हुआ करते थे। द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज मदर, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर एंड नीस। फ्रेल का अर्थ होता है कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर सी पतली सी जो स्त्री थी वो कौन थी? उसकी माता जी नहीं थी। एल्डर ब्रदर्स वाइफ थी, वह बड़े भाई की पत्नी थी। A symbol of an Indian woman's सुहाग is बिंदी, सिंदूर, बैंगल्स, बैंगल्स होती हैं चूड़ियाँ, तो यह सभी जो हैं इनके सुहाग की निशानी होती है। According to the author, rag picking has become over the years, यह क्या बन चुका है? तो यह एक कला बन चुकी है rag picking. What does the title Lost Spring symbolize? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड यानी कि जो बचपन खिला खिला होना चाहिए, खुशियों से भरपूर होना चाहिए, वह बचपन का खो जाना। ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम। लॉस्ट मनी, खोया हुआ पैसा। लॉस्ट एज, खोई हुई उम्र। तो लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ है खोया हुआ बचपन, क्योंकि इस पाठ के जरिए लेखिका ऐसे बच्चों की कहानी हमारे सामने लेके आती है जो कि गरीबी के कारण एक शोषण युक्त जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। वे ना तो पढ़ सकते हैं, ना ही उनके पास अच्छे कपड़े हैं, और वो कभी कचरा बीनते हैं तो कभी ऐसी परिस्थितियों में कार्य करते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और उन्हें आगे बढ़ने से भी रोक देती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड डू शेयर द वीडियो। एक बात फिर से कह रही हूँ, बहुत सारे वीडियोस में आंसर्स गलत किए दिए गए हैं, स्पेशली टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस वन 10। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू। एज आई हैव प्रॉमिस्ड, आपको तीसरे का आंसर मैं बताऊंगी विद रीज़न, मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, डे एंड डेट मेंशन होती ही है। किस तरीके से मेंशन होती है कि हम वहाँ पे बताते हैं आपको कब आना है, किस दिन आना है। जगह भी हम मेंशन करते हैं, तो ए एंड बी ऑप्शंस वहीं पे कट हो जाते हैं।
इसके बाद आप देखिए नेम एंड डेजिग्नेशन। तो नेम एंड डेजिग्नेशन बहुत बार इनमें इंक्लूडेड होता है, क्योंकि जब यदि हम किसी प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज हो रहा है, यदि वहाँ पे कोई चीफ गेस्ट इत्यादि इनवाइट हो रहा है, तो जब भी हम चीफ गेस्ट इत्यादि का नाम लिखेंगे तब वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति की पोस्ट ज़रूर मेंशन की जाएगी कि ये व्यक्ति और इस पोस्ट पे है, तो वो जो है हमारा चीफ गेस्ट है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि नेम एंड डेजिग्नेशन उस स्थिति में यहाँ पे शामिल किया जाएगा। सैल्यूटेशन टू द रिसिपिएंट इज़ नेवर गिवन इन द फॉर्मल इनविटेशन। हम कभी भी ये नहीं बोलते, मान लीजिए राम या मिस्टर श्याम जो हैं वो हमारे रिसिपेंट हैं, तो हम ये नहीं बोलते डियर राम और डियर श्याम और रिस्पेक्टेड सर। इस तरीके की बात हम नहीं बोलते हैं फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई में। तो इसका आंसर फॉर श्योर डी है।